नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का लेयर्स के बारे में, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे पहले की हमारी क्लास है वो क्लाइमेटोलॉजी एंड मीटरोलॉजी के बीच में डिफरेंस को हमने पढ़ा। ठीक है, बेसिक्स के बारे में हमने जाना है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस से किसी भी स्थान की स्थिति कैसे डिसाइड होती है, टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में हमारी बैक की क्लास रही है। तो वापस से आप जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। वहीं पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे हमारी आज की क्लास रहेगी। तो ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास। फर्स्ट हम वहीं से लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी किसे कहते हैं, जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटा शब्द क्लीमा, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और उसका मीन है एरिया ऑफ जोन। ठीक है, तो हम लॉन्ग पीरियड की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, अ, जो वेदर कंडीशंस बनती हैं, लॉन्ग पीरियड तक हम उसे विजुलाइज करते हैं या हम उसे मॉनिटर करते हैं। तो उन्हीं कंडीशंस को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज जो कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर की, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एरिया है अर्थ पर जहां कंटिन्यूस 30 to 35 ईयर्स सूखा ही रहा है, एवरेज। ठीक है, तो वहां पर हम उस जलवायु को शुष्क जलवायु का दर्जा देंगे। ठीक है, ये था मेन कि क्लाइमेट हम कैसे किसी स्थान की कैसे डिसाइड करते हैं। तो वो टेम्परेचर से, ठीक है, ह्यूमिडिटी से, प्रेशर से और वहां के विंड के पैटर्न से डिसाइड होता है। वर्षा की मात्रा वहां पर कैसी है, तो आर्द्र या शुष्क जलवायु हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है या लो है, टेम्परेचर हाई है तो वहां पर हॉट क्लाइमेट हो जाती है, जबकि अगर टेम्परेचर लो है तो फिर वहां की शीत जलवायु हो जाती है। क्लियर है, क्लाइमेटोलॉजी जिसमें हम इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। मीटरोलॉजी जो वेदर की कंडीशंस को स्टडी जब हम करते हैं, तो कम समय की अवधि के दौरान जब हम स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, तो हम उसे मीटरोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसे हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया है कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। क्लाइमेट किसी भी स्थान पर लंबे समय तक घटित होने वाली वायुमंडलीय दशाओं का योग है, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और एक ऐसी साइंस जो जलवायु को स्टडी करती है, उसे हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। आगे है समझ में? ठीक है, जलवायु को स्टडी करने वाले साइंस को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब क्लाइमेट में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो वो हम चैप्टर्स को देखेंगे। जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक्स हैं और उसके सब टॉपिक्स हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे किस किस के ऊपर क्लासेस रहेंगी क्लाइमेटोलॉजी में। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या है। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो बनी है, उन लेयर्स के बीच में किन किन तत्वों से मिलकर के हमारा वातावरण बना हुआ है। ठीक है, वायुमंडल किन किन, जैसे गैसेस होती हैं, धूलकण होते हैं, बादल होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, हम कहें कि निलंबित कण इसमें पाए जाते हैं, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से गैसेस हैं
उन पर्टिकुलर गैसेस की भी क्या सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा इसी पे रहेगा और आज की क्लास का हमारा चैप्टर इसी पे है। सेकंड टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की लेयर्स कौन कौन सी है? देखिए, लिथोस्फीयर लैंडफॉर्म वाला ही पार्ट है, लिथोस्फीयर लैंडफॉर्म का ही पार्ट है, जो अर्थ का अपर सरफेस है। या तो वो माउंटेन्स का है, प्लेट्यू है, या फिर कॉन्टिनेंट का पार्ट है, या फिर कोई वाटर बॉडीज है, या ओशियनिक सरफेस है। तो वो सरफेस के ऊपर की जो पहली लेयर होती है, ठीक है, वो मेनली जो लेयर नीचे वाली है वो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर से सीधा टच होके जो लेयर बनती है वो क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो वो सारी लेयर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर है वो इंसोलेशन का रहेगा, सूर्य तप। सूर्य तप, सन से आने वाली रेज का क्या पैटर्न है, ठीक है। इंसोलेशन किसे कहते हैं? किस मीडियम से हमारे पास में रेज पहुंचती हैं, कौन कौन सी हमारे पास में विकिरण आते हैं, कौन सा ऐसा प्रकाश है जो हमारे पास में आ ही नहीं पाता है, विजिबल बैंड कौन सा है, इस प्रकार से कौन कौन सी वेव्स का टाइप है, इस प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे। थर्ड वाला हो गया। अब देखिए फोर्थ, हीट या एनर्जी, हीट बजट ऑफ अर्थ। सन की कितनी रेज हमारे पास आई, कितनी हमारे पास आने से पहले ही वायुमंडल में परावर्तित हो गई, वायुमंडल ने कितना ग्रहण किया, अर्थ सरफेस पर कितना टेम्परेचर हमें प्राप्त हुआ, और अर्थ ने कितना सूर्य तप ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद में भी कितना वापस से वायुमंडल में लौटा दिया, ठीक है। इसका ही हिसाब किताब, ठीक है, इसी की कैलकुलेशन हीट बजट ऑफ द अर्थ कहलाती है। तो पृथ्वी पर एनर्जी का लेखा जोखा हम फोर्थ चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चले, टेम्परेचर एंड इट्स टाइप। तापमान, अब इंसोलेशन अलग था और टेम्परेचर अलग है। इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन सीधा डायरेक्ट सन से जो हमारे पास लाइट आती है वो इंसोलेशन रहता है। और तापमान की हम बात करें तो कितना हमारा सरफेस गर्म हुआ है, वो क्या है? तापमान है, ठीक है। अब हम तापमान के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो तापमान के प्रकार से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रकार से मतलब ये है कि दैनिक तापमान किसे कहेंगे, ठीक है, डेनुअल टेम्परेचर किसे कहेंगे, मंथली टेम्परेचर किसे कहेंगे, ईयरली टेम्परेचर हम किसे कहेंगे। तो इस प्रकार से जो तापमान का एक औसत तापमान, औसत दैनिक तापमान, औसत मासिक तापमान, साप्ताहिक तापमान और वार्षिक तापमान, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, टेम्परेचर एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 6, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन। वायुमंडलीय दाब और गतियां। वायुमंडलीय दाब किसी भी एक एरिया विशेष पर पड़ने वाले समस्त वायु के दबाव को हम एयर प्रेशर कहते हैं। उस एयर प्रेशर के कारण से कौन कौन से मोशंस होते हैं, कौन कौन सी गतियां उत्पन्न होती है। अब गतियां तो सीधी सी बात है कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में जब डिफरेंस आता है तो सबसे पहले विंड प्रवाहित होती है, ठीक है, और विंड के चलने के कारण से फिर आगे की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। तो मोशंस, मोशंस कौन से आएंगे इसमें? पवनों का चलना, जो पवने हैं, फिर आगे पवनों का पैटर्न आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, विंड एंड विंड सिस्टम, ठीक है। पवने कौन कौन सी होती हैं? तो पवने माइक्रो स्केल, मेसो स्केल एंड मैक्रो स्केल पर जो विंड प्रवाहित तो होती हैं उनका जिक्र हम इसमें करेंगे, ठीक है। हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो इन्हीं सेल्स के बीच में कौन कौन सी हवाएं प्रवाहित होती हैं, इनकी क्या विशेषता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे हैं, और कौन सी विंड है जो बारिश कराती है, कौन सी विंड ऐसी है जो शुष्कता का प्रतीक है, ठीक है। फिर जो हम बात करते हैं द्वितीयक स्केल पर चलने वाली पवनों की, तो वो मॉनसून एंड साइक्लोनिक विंड है, वो किस प्रकार से चक्रवात लाती हैं और मानसून हवाएं मानसून वर्षा कराती है, ठीक है। अब देखिए जेट स्ट्रीम एंड अल नीना एंड ला नीना। तो कंप्लीटली हम इंसो का प्रोसेस इसमें समझेंगे। तो इंसो में अल नीनो, ठीक है,
अल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन, और इसी के साथ है ला नीना, जो कि मानसून से भी प्रचंड वेग से चलती है। ठीक है, मानसून की प्रस्फोट होना वो लानीना का ही प्रतीक है। अल नीनो का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इंसो का पढ़ेंगे, यानी साउदर्न ऑसिलेशन भी हम इसमें इंक्लूड करके पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? ऊपरी वायुमंडल में जो क्षैतिज रूप से हवाएं चलती हैं उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 रहेगा। और यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 8 में हम मॉडल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारा अर्थ सरफेस की जो विंड है वो वायुमंडल में कैसे जाती है, और वायुमंडल की जो विंड है वो नीचे कैसे उतर कर आती है, और इनके बीच में जो सर्कुलेशन होता है, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, इस बारे में हमारी ये क्लास है। आगे देखिए क्लास नंबर 10, लोकल एंड सीजनल विंड, स्थानीय पवने। ठीक है, स्थानीय पवने और मौसमी पवनों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जो कि कुछ छोटे एरिया पर टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण से या वेदर के डिफरेंस के कारण से, टेम्परेचर विंड के आ जाने के कारण से जो मौसम बदलता है, और उस मौसम के साथ में ही विंड जो चलती है, उन विंड्स के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे रॉकीज माउंटेन से उतरने वाली चिनूक विंड है, जोंडा फोहन विंड है, जो आल्प्स के उत्तरी ढलानों के सहारे निकलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी की विंड है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिस्ट्रल है, सिमूम है, और इसी के साथ में है हबूब जो सूडान में चलती है, हरमट्टान विंड है। तो इन सारी लोकल विंड्स के बारे में हम बात करेंगे। अगला देखिए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता मौजूद है, और आर्द्रता के कितने प्रकार हैं? हवा में जो कंप्लीट नमी की मात्रा है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। 3 टाइप्स इसके होते हैं। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, और विशिष्ट आर्द्रता, 3 हो गए हैं। अगला देखिए कंडेंसेशन, संघनन किसे कहते हैं, एंड इट्स टाइप। संघनन हम किसे कहते हैं? तो संघनन से पहले हम इवापोरेशन की प्रोसेस को भी इसी में समझेंगे। वही मैं आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी क्लास में बता रही थी कि कई बारी टॉपिक हमें जो दिया होता है वो सीधा सीधा समझ में नहीं आता है, उसके साथ में ही हमें कुछ और भी रेफरेंस लेना होता है, तब जाकर के हमें वो चीजें क्लैरिफाई हो पाती हैं। तो कंडेंसेशन से पहले हम इवापोरेशन की प्रोसेस को समझेंगे। वाष्पीकरण कैसे होता है? जब अर्थ सरफेस से जब पानी भाप बनकर के ऊपरी वायुमंडल में जाता है, तो वहीं पर हीट भी उस भाप के साथ में जाती है, और जो भाप वाला भाग है वो वापस से जाकर के वायुमंडल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी को मुक्त कर देती है। वहीं पर कंडेंसेशन प्रारंभ होता है, वहां पर हमें ड्यू पॉइंट मिलता है जिसको ओसांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, संघनन शुरू हो जाता है, बारिश हो जाती है। तो कंडेंसेशन के जो टाइप्स हैं, संघनन के ही रूप कौन कौन से होते हैं? फोग, ठीक है, धुंध, कोहरा, कुहासा, बादलों का बनना, प्रेसिपिटेशन, बारिश का होना, एक्सेट्रा। ये सारे ही प्रारूप किसके? हिमवृष्टि, ओलावृष्टि, ये सभी प्रारूप किसके हैं? कंडेंसेशन के हैं, संघनन के ही रूप है। नेक्स्ट है एयर मासेस, फ्रंट एंड इट्स टाइप। एयर मासेस क्या होती हैं? किसी भी एक एरिया पर पर्टिकुलर अगर उस हवा का टेम्परेचर इक्वल है एंड उसमें ह्यूमिडिटी है वो इक्वल है, अगर ये दोनों ही चीजें सेम है, तापमान और आर्द्रता, समान तापमान और आर्द्रता किसी भी विंड की बराबर है, और वो विंड काफी लंबे समय से उस स्थान पर स्थित है, ठीक है, उसी स्थान पर स्थिर है या अस्थिर भी है, तो उसका टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी है वो बराबर है। तो इसी कारण से एयर मासेस बनते हैं। और एयर मासेस कितने प्रकार के होते हैं? महाद्वीप महासागरीय हो सकते हैं, महासागरीय महासागरीय हो सकती है, या फिर महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के ऊपर अवस्थित हो सकती है, तो उसे एयर मास कहेंगे। अब एयर मासेस के मूवमेंट के कारण से ही फ्रंट जनरेट होते हैं, यानी वाताग्र बनते हैं। ठीक है, एक कोल्ड विंड एंड वार्म विंड दोनों ही जब मिलती हैं तो फ्रंट बनते हैं। और फ्रंट के कौन कौन से टाइप्स हैं?
ये हम इसमें पढ़ेंगे। फ्रंट की थ्योरीज को भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। फिर फ्रंट से ही साइक्लोन भी बनते हैं। और साइक्लोन क्या होते हैं? जब किसी स्थान पर, साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। साइक्लोन जब सेंटर में लो प्रेशर रहता है और सराउंड्स की एयर है वो हाई प्रेशर रख रही है, तो बीच वाला जो लो प्रेशर है वहां पर विंड है वो मूव करके आ जाती है, तो उस एरिया का प्रेशर बढ़ा देती है। अब वहां पर एकदम से विंड है वो ऊपरी वायुमंडल की ओर चलने लग जाती है, जिससे कि धरातल का जो भाग है वहां पर और गर्त बनता चला जाता है और विंड वहां एंटर करती चली जाती है। अब जो बाहर से आने वाली विंड है वो कैसी है? अगर वो ह्यूमिडिटी रख रही है अपने साथ में, नमी को लेकर के आई है, तो चक्रवात के बीच में बारिश करती है। ठीक है, तो साइक्लोन में बारिश होती है, एंटी साइक्लोन में बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है। ये सूखे के प्रतीक है एंटी साइक्लोन, और साइक्लोन है जो वर्षा लाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी थ्योरीज के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, विश्व जलवायु का वर्गीकरण, बाय कोपेन एंड थानथवेट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोपेन के द्वारा और थानथवेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोपेन महोदय के द्वारा विश्व की जलवायु का वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, उसके बाद में थानथवेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और ट्रिवार्था ने फिर कोपेन के में ही संशोधन करके प्रस्तुत किया। क्लियर है? बाकी की सभी हम क्लासेस में करेंगे। ये क्या देखिए हम, ग्लेशियल लेक, हिम की झीलें जो रहती हैं, ठीक है, ग्लेशियर कैसे मेल्ट होते हैं, वहां से फिर नदियां कैसे प्रवाहित होती हैं, वहां पर लेक्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मेट्रोलॉजिकल हजार्ड एंड डिजास्टर, मौसमी आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जो जलवायु से रिलेटेड रहती हैं, आपदाएं और संकट के बारे में हम बात करेंगे। अगला जो चैप्टर हमारा 18 रहेगा वो क्लाइमेट चेंज केसेस एंड इम्पैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज किस कारण से हुआ है और उस क्लाइमेट चेंज होने से ह्यूमंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, और अन्य कौन कौन सी क्रियाएं इससे जनरेट होती हैं। अगला PYQs एंड रिवीजन। अब हमारा चैप्टर का एंड हो चुका है, तो वहीं पर हम PYQs करेंगे। PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और आपके टेस्ट यहां पर लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो टेस्ट के नाम से आपको डर लग रहा है, लेकिन जैसे आपके सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा तो आपको सब आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे चैप्टर्स थे। यहां देखिए, ये सभी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। पहला हमारा कंपोजिशन एंड एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो अर्थ के चारों ओर का ऐसा मंडल या आवरण जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, धूलकण पाए जाते हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अर्थ के चारों ओर का ऐसा एरिया है, ऐसा मंडल या ऐसा जोन है। ठीक है, अब हम बात करें संगठन की, तो यही हमारा आंसर है संगठन का भी, कंपोजिशन का, कि वायुमंडल क्या है। क्या है वायुमंडल? जिसमें जलवाष्प है, जिसमें गैसें हैं, जिसमें एरोसोल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, निलंबित कण हैं इसमें। तो जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं वही कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वायुमंडल ये अर्थ है, यहाँ पर माउंटेन्स भी होती हैं, ट्रीज हैं, लिथोस्फीयर का पार्ट है। अब इस लिथोस्फीयर जहां से जो धरातल का एंड होता है वहीं से सटा हुआ लेयर होता है, और इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये एक गोलाकार या मंडलाकार या हम जोन वाला एरिया इसको कह रहे हैं, तो ये वायुमंडल कहलाता है। वायु और मंडल, गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल।
तो जहां से लिथोस्फीयर का एंड होता है वहीं से सटा के वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जहां अर्थ का गहरा भाग आप देख रहे हैं वहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा, जहां सरफेस का भाग ऊंचा है तो वहां ऊपर से वायुमंडल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां से भी लिथोस्फीयर का एंड होता है वहीं से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। आ जाइए, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न गैसें पाई जाती है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ये सभी मौजूद होती है। वायुमंडल में हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी ऐसे कण होते हैं जो सन की रेज को आने से पहले ही परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमारे तक उस विकिरण को पहुंचने नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पता भी है कि O3 ओजोन लेयर जो कि आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सीधा वायुमंडल में वापस से ट्रांसफर कर देते हैं, जिस कारण से हमारे पास में वो रेडिएशन आता ही नहीं है। अगला देखिए एटमॉस्फेयर। द हाँ इसी का, द एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। इट कंटेन वेरियस गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियॉन, जियोन, क्रिप्टॉन and all, helium, hydrogen. The atmosphere protect us from harmful sunlight, help us breathe and keep the earth warm. Keep the earth warm, CO2. Breathing में use O2. ठीक है? ये CO2 पौधों के लिए भी यूज में आती है। अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है। तो क्या निचली सीमा भी निर्धारित है क्या? हाँ, हम निचली सीमा तो निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जहां से लिथोस्फीयर का एंड होता है, जहां से हमारा ऊपरी सरफेस का ऐसा भाग जहां से कोई भी हाइट है वो खत्म होती है, धरातल का कोई भी भाग है जो जितना ऊंचा है वहीं से वहां एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऊपरी जो लेयर है उसका कोई एंड नहीं है, अनंत तक है। एटमॉस्फेयर का 50% 5 to 6 किलोमीटर तक ही सीमित है। जहां हम हैं वहां से 5 to 6 किलोमीटर तक हम ऊपर जाएं तो वहां तक 50% का एटमॉस्फेयर है वो विद्यमान है। ठीक है? वायुमंडल का लगभग 97% भाग हमारे सरफेस से 30 किलोमीटर तक, लगभग मील्स में हम कहें तो 18.6 मील तक स्थित होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह धीरे धीरे विरल होता चला जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर के जितने भी गैसेस हैं, जितने भी हम इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो सारे ही लगभग 5 to 6 किलोमीटर तक तो ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे सांद्रण कम हो जाता है, और 30 किलोमीटर के बाद में तो हमारा एटमॉस्फेयर है वो विरल होता चला जाता है, या हम कहें कि उसकी सांद्रता है वो कम होती चली जाती है। जो भी हम गैसेस की बात कर रहे हैं, जो भी हम एरोसोल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एरोसोल्स या सबसे ज्यादा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जहाँ स्मॉग है, वो सभी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सरफेस के आसपास, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में। क्लियर? पार्ट ऑफ कंपोजिशन, वायुमंडल संगठन के तत्व कौन कौन से तत्व हैं? गैसेस हैं। बाकी की सभी गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, एरोसोल्स या सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर्स, एरोसोल्स कंप्लीटली, वाटर वेपर्स, जलवाष्प, जो कि हमने डेफिनेशन में भी यूज किया है कि अर्थ सरफेस का जो अपर लेयर है उसमें विभिन्न गैसें, धूलकण, जलवाष्प पाए जाते हैं। बादल भी गैस का ही रूप होते हैं। ठीक है? बादल को आप ऐड कर सकते हैं कि बादल, धूलकण, जलवाष्प सभी पाए जाते हैं, तो बादल गैस का ही रूप होते हैं।
तो ये सभी संगठक मिलकर संगठन करते हैं वायुमंडल का। आइए अब चर्चा करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के संगठन के बारे में कि वे गैसेस कौन कौन सी हैं। तो गैसेस, वायुमंडल ये गैस है, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैसें हैं, वायुमंडल में पाई जाती है ना, वही गैसेस हैं। इन गैसों में मुख्य रूप से ऑक्सीजन है, क्योंकि ब्रीदिंग में काम आती है, हमारे ब्रीदिंग में काम आती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आग जलाने में सहायक है और पौधों के श्वसन क्रिया में काम आती है और हम श्वसन द्वारा उसे छोड़ते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जल वाष्प और ओजोन है। जल वाष्प ऑलरेडी एक क्या है, गैस है, ठीक है। जल वाष्प भी एक गैस है। एरोसोल्स, एरोसोल्स गैसीय व तरल वातावरण में निलंबित तरल व ठोस कणों के संयोजन के रूप में जाना जाता है। क्या कहेंगे हम एरोसोल्स को, जब धूल के कण, धुएं के कण, इनके साथ में नमी भी साथ में लटकी हुई होती है, नमी भी साथ में निलंबित रहती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एरोसोल्स कहेंगे। द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 90% प्राकृतिक उत्पत्ति के हैं, जो कि खुद एटमॉस्फेयर में ही जनरेट होते हैं, और शेष 10% एरोसोल्स जो ह्यूमन जेनेसिस है, ठीक है। 10% के एरोसोल्स है जो मानव जनरेट करता है, जबकि मानव बनाता है गैसेस ऐसी जो कि हम कहें कि धूल के या डस्ट के वो बनते हैं, और बाकी के 90% तो ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ जो धुआं है, या किसी भी उल्का पिंड के टकराने से जो धुआं मिलता है या जो डस्ट मिलती है, वो सभी इसमें शामिल होता है, तो वो प्राकृतिक उत्पत्ति की है। अब आइए वाटर वेपर्स या जलवाष्प। जलवाष्प क्या है, एक गैस है, ठीक है, और एक ऐसी गैस है जो सन की रेज को अर्थ सरफेस से वापस वायुमंडल में जब जाती है तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में जलवाष्प सहायक है, ठीक है। जल की गैसीय अवस्था है, जल का भाप के रूप में बनकर के वायुमंडल में जाना और वहां पर ठहर जाना, नमी को धारण रखना, टेम्परेचर को भी धारण करना, वो जलवाष्प का काम है। विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों में जलवाष्प लगातार वाष्पीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण होता है ना, इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है हमारे धरातल का, वो गर्म होकर के भाप बन करके वायुमंडल में जाता है, वो ही क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होते हैं। संघनन के द्वारा वापस पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है ये वाटर वेपर, ठीक है। व्हाट आर गैसेस, अब हम बात करने जा रहे हैं कि गैसेस क्या होती हैं। तो किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। तीन फॉर्म होती हैं और उनमें एक फॉर्म है गैस वाली। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है और हमारे अर्थ प्लेनेट को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये गैसें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, किसी न किसी रूप से हमारे काम आती हैं। ये गैसें पृथ्वी के जलवायु और मौसम को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो गैसें हैं, इनका जो रासायनिक क्रिया होती है, उसी से हमारे एटमॉस्फेयर में सभी घटनाएं संभव हो पाती हैं। तो ठोस, तरल और प्लाज्मा के साथ साथ गैसें पदार्थ की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है गैस। गैस में कण व्यापक दूरी पर होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत दूर दूर तक कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। सबसे ज्यादा कण पास पास में ठोस के होते हैं, फिर तरल के होते हैं, फिर गैस के और भी विरल होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से इसके पार्टिकल्स होते हैं, उनका, किसका, गैस के पार्टिकल्स का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, वो विरल अवस्था में होते हैं स्वतंत्र रूप से।
कहीं पर भी गैस के कण है वो बिखरे रहते हैं। तो गैसेस आर वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर alongside solids, liquids and plasma. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गैस की? तो वही है, वो नो फिक्स शेप, कोई निश्चित आकार नहीं, नो फिक्स वॉल्यूम, कोई आयतन फिक्स नहीं है, हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़नता, विरल होती है गैस, लो डेंसिटी कम घनत्व है और आयतन अधिक है, और आयतन भी बहुत फैला हुआ होता है, कोई फिक्स नहीं है। रैपिड डिफ्यूजन, तीव्र प्रसार हो जाता है गैस का, है ना, गैस ज्यादा जल्दी प्रसारित तो हो जाती है, फैल जाती है। तो यही है कोई भी शेप ले लेती है गैस, और अंतरिक्ष में इसका कोई निश्चित आयतन नहीं है, और कंप्रेस्ड हो जाती है जल्दी से, डेंसिटी कम है, गैस जल्दी से किसी में भी मिक्स हो जाती है, फैल जाती है, प्रसारित हो जाती है। अब है कौन कौन सी गैसेस, गैसेस के बारे में हम बात करेंगे। गैसेस मात्रा में कुछ स्थिर गैसें होती हैं और कुछ परिवर्तनशील गैसें होती हैं। अब स्थिर गैसें ये नहीं है कि गैस एक जगह टिकी रहती है, ये तो बिल्कुल पहले क्लियर हो चुका है कि गैस है वो स्थिर नहीं रहेगी, वो चलायमान होती है, जल्दी प्रसारित हो जाती है, जल्दी प्रसारित हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि स्थिर गैसों की, स्थिर गैसों का मतलब ये है कि लगभग उनकी मात्रा है वो सेम रहती है। जब परिवर्तनशील गैसों की बात करते हैं तो उसके जो हम कहें ना कि गैस की मात्रा है वो बदलती रहती है, कभी कम हो जाती है गैस तो कभी गैस की मात्रा बढ़ जाती है। वो स्थिर और परिवर्तनशील गैसों में डिफरेंस है। पहला देखिए स्थिर गैस, इन गैसों की वायुमंडल में सांद्रता अपेक्षाकृत स्थिर होती है, समय या स्थान के रेफरेंस में लगभग बराबर ही रहती है, पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे वो बराबर बराबर मात्रा में पाई जाती है। तो वो लगभग कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीनों ही कैसी गैसें हैं, स्थिर गैसें हैं। और हम अस्थिर गैसों की बात करें तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, देखो ज्यादा जहां पर दहन की क्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा, ओजोन कहीं पर कम तो कहीं ज्यादा भी है, उसी को तो हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। तो देखिए वेरिएबल गैसेस, परिवर्तनशील गैसें, इन गैसों की सांद्रता समय, स्थान और ऊंचाई के साथ में और ह्यूमन एक्टिविटी के साथ में, समय, स्थान, ऊंचाई और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से चेंज पाया जाता है हमें गैसेस में। तो एग्जांपल के लिए वाटर वेपर्स, देखो किसी स्थान पर अगर इवोपरेशन ही नहीं हुआ तो वहां पर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम मिलेंगे, ठीक है। हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा की बात करें या ध्रुवों की बात करें, अब जहां पर ह्यूमिडिटी है ही नहीं तो वहां पर कैसे वाटर वेपर्स मिलेंगे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, जहां आप जीवाश्म ईंधन का अधिक यूज करते हैं, ज्यादा दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको वहां पर ज्यादा मिलेगी। मीथेन, मीथेन कहाँ से निकलती है, मीथेन धान के खेतों से, पशु की जुगाली से ऐसे उत्पन्न होती है मीथेन, तो इसी स्थानों पर ज्यादा मिलेगी। और ओजोन, ये परिवर्तनशील गैस है जो समय के साथ में, ऊंचाई के साथ में, स्थान के साथ में और ह्यूमन एक्टिविटी के साथ में बदलती रहती है। परिवर्तनशील गैसों की सांद्रता, प्रकाश संश्लेषण, वॉल्केनिक इरेक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी या जीवाश्म ईंधन को ज्यादा जलाने के कारण से प्रभावित होती है, वही मैंने बताया। यहाँ आ जाओ, गैसेस की बात करते हैं। द मेजर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की मुख्य गैसें कौन सी हैं, नाइट्रोजन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हम वायुमंडल की गैसेस का, अब ये वाला टेबल है वो आपको एज इट इज लर्न करना है, सीधा सीधा इसकी मात्रा को आपको लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैचिंग में आ जाते हैं कि किस गैस की कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। तो मिलान में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसकी मात्रा पूछते हैं। तो गैसेस परसेंटेज कितनी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन N2 78.084%, ऑक्सीजन 20.94, आगे 6 तक परसेंट हमें पाई जाती है। आर्गन वायुमंडल में 0.93,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.0372 0.04 तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि ये एक अस्थिर गैस है, बदलती रहती है, तो इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। बट आप यहाँ इसको 3 से लेकर के 4 तक के डिजिट्स में आती है, तो आप इसको करेंगे। आगे चलिए। नियॉन 0.00182 नियॉन कम मात्रा में पाई जाती है, और हीलियम 0.00052, मीथेन 0.00015, क्रिप्टॉन 0.00011% पाई जाती है। ठीक है, एक तो आपका इसका मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि भी मिलान कीजिए वायुमंडल में कौन सी गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है, और दूसरा आने वाला है गैसों के क्रम में कि सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, फिर सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो क्रम सजाइए में क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा मिलान में क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये देखो दिखा रखा है, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन अप्रोक्स 21% पाया जाता है, जबकि बाकी की सभी गैसेस है वो 1% में आ जाती। ठीक है, नाइट्रोजन N2। अब हम सभी गैसेस के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या मुख्य विशेषता लिए हुए हैं ये गैसेस। तो पहला देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की खोज 1772 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, वायुमंडल की संरचना में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडलीय संरचना में नाइट्रोजन का हिस्सा 78.084% है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब नाइट्रोजन का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, तो धरातल से वायुमंडल में कैसे ट्रांसफर होता है, तो यहां से देखो पौधे की पत्तियों से या जड़ों से या वायुमंडल से जैसे ही नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त हुई, वहां से आप देखते हैं कि प्रोटीन युक्त जो पौधे होते हैं उनमें सूक्ष्म बैक्टीरिया इन पौधों की जो लीव्स हैं वो टूट जाती हैं, और वो लीव्स टूट करके धरातल में या मिट्टी में मिल जाते हैं। वही बैक्टीरिया इसे कन्वर्ट कर देते हैं मिट्टी में, और वापस से मिट्टी से फिर पौधों में आती है, और ऐसे ट्रांसफर होती है। तो नाइट्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस है, पौधों और सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये भी याद करने वाली बात है कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है नाइट्रोजन, 100 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या मेन रोल है नाइट्रोजन का, ये अन्य एलिमेंट्स के साथ में मिलकर के और वहां पर रासायनिक यौगिक बनाती है। यह वायुमंडल में स्थिर रहती है और पौधों और अन्य जीवों के विकास में सहायता करती है। अब क्या विशेषता है, भौतिक विशेषता नाइट्रोजन की, ये एक विलियन एजेंट के रूप में कार्य करता है और अत्यधिक प्रक्रियाशीलता को रोकता है। क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस अपेक्षाकृत निष्क्रिय होती है, ज्यादा किसी गैसेस के साथ में रिएक्शंस नहीं करती है, सामान्य परिस्थितियों में अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। हालांकि विशिष्ट परिस्थितियां जब इसकी बन जाती हैं तो फिर क्या करती है, उच्च टेम्परेचर ज्यादा तापमान उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिक बनाने के लिए प्रतिक्रिया कर सकती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन के बारे में था, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी 1772 में, और 100 किलोमीटर की हाइट तक नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधों की शाखाओं में और पत्तियों में पाई जाती है, जो वापस से फिर मिट्टी में मिल जाती है। वो नाइट्रोजन साइकिल चलता है, जो बायो जियो केमिकल साइकिल में नाइट्रोजन काम आती है। इसके अलावा नाइट्रोजन ज्यादा वर्क नहीं करती है। ठीक है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में जितना कहा जाए, आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि ऑक्सीजन किस प्रकार से हमें काम आती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की। मात्रा कितनी है? 20.95% पाई जाती है और 120 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल में ऑक्सीजन हमें पाई जाती है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। प्रज्वलन में सहायक है या आग जलाने में सहायक है। ठीक है, अगला, उद्योगों की आधारशिला है। कोई भी वस्तु है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, तो सभी उद्योगों की आधारशिला है। इसीलिए कहा जाता है ऑक्सीजन का प्रभाव। ऑक्सीजन के संपर्क में ऑक्सीडेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से ऑक्सीजन गुजरती है जिससे लोहे पर जंग लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन सहायक है, तभी लोहे पर जंग लगता है। ऑक्सीजन कैसे निर्मित होती है? तो ऑक्सीजन हम श्वसन की क्रिया में यूज करते हैं। ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स इसे बनाते हैं और हम इसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, यूज सभी जीवधारियों के श्वसन में कार्य करती हैं, आग जलाने में, दहन में, रासायनिक क्रियाओं में O2 का महत्व योगदान होता है। तो देखो, सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली ने इसका खोज किया है। 20.95% पाई जाती है, 120 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है ऑक्सीजन, और ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक परिवर्तनशील गैस है जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये स्थान के संदर्भ में ऊंचाई के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। तो यह एक परिवर्तनशील गैस है। वायुमंडलीय गैसों में इसकी मात्रा 0.03 से 0.04 तक पाई जाती है और ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है क्योंकि ये ही है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज आती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और दूसरा, आग बुझाने में भी ये गैस सहायक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। फिर आगे किसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सन से आने वाला विकिरण अर्थ में प्रवेश कर जाए, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके प्रवेश कर जाए, लेकिन वापस जाते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अधिक होने के कारण से वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि उन्हीं विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहायक है, जबकि जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहायक होती है। समझ पाए हैं? आने वाले सूर्य के प्रकाश को आने की अनुमति देते हैं अर्थ पर, लेकिन वापस जाने के लिए जब अर्थ गर्म होने के बाद अपना रेडिएशन छोड़ती है, ये सारा प्रोसेस आप इंसोलेशन या टेम्परेचर वाले चैप्टर में समझ जाएंगे कि जैसे अर्थ गर्म होती है और वापस से हीट को छोड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे वापस नहीं जाने देती है। ठीक है, जलवाष्प है वो वापस नहीं जाने देते, वो सोख लेते हैं अर्थ वाले को, तो वायुमंडल को गर्म रखते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में यही तो गैस ज्यादा उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और प्रभाव,
जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है। 1890 से 1970 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है हूबहू कि 1890 से 1970 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो सबसे ज्यादा रही है। समुद्र की में उपस्थिति, महासागर में ये गैस CaCO3 के रूप में मौजूद है। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना के रूप में पाई जाती है। महासागर और विषुवत रेखीय वर्षा वनों में, अमेजन वन में, सेलवाज वन में, कांगो वन में, इंडोनेशिया के घने जंगल में, इसे पृथ्वी के कार्बन कुंड कहलाते हैं। ये वन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये कार्बन को संचित रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को संचित रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। जिनकी भी हमने अभी बात की, सेलवाज वन, कांगो वन, इंडोनेशिया के घने जंगल या विषुवत रेखीय वर्षा वन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मित करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। इसलिए ये विश्व के कार्बन कुंड कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कार्बन को अपने अंदर समाहित रखते हैं। क्लियर है? ये भी एक क्वेश्चन है। आगे चलिए। इसकी अधिकतम मात्रा ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल तक ही इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि धरातल के समीप ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। वायुमंडल से तो ये उत्पन्न ही नहीं होती है। नेक्स्ट है ओजोन गैस। ओजोन गैस की बात करें, ओजोन गैस की खोज चार्ल्स फेब्रे ने की। ऑक्सीजन का ही त्रि एटॉमिक रूप है। ओजोन अस्थिर गैस है और ये प्रबल ऑक्सीकारक गैस है। इसका कलर कैसा है? ब्लू है। और ओजोन को डॉप्सन में मापा जाता है। डॉप्सन एक इकाई है जिसमें ओजोन को मापा जाता है। प्रेजेंस कहाँ है? ओजोन गैस की उपस्थिति 10 to 50 किलोमीटर की हाइट में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अधिकतम संकेंद्रण, ये भी एक डीप क्वेश्चन बनता है। ओजोन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो 15 to 35 किलोमीटर पाई जाती है। और उससे भी ज्यादा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा ओजोन पाई जाती है। ठीक है? वैसे ओजोन पाई जाती है 10 to 50। संकेंद्रण की बात करें 15 to 35 और सबसे ज्यादा 20 to 22। ठीक है? 20 से 22 किलोमीटर की हाइट पर सबसे ज्यादा ओजोन पाई जाती है। और मेनली ये एरिया किसका होता है? समताप मंडल का रहता है। और समताप मंडल में ओजोन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। किस लिए काम आती है ओजोन गैस? सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोकती है और वापस वायुमंडल में ट्रांसफर कर देती है। तो यूवी रेज को रोकती है और त्वचा कैंसर जैसी समस्याओं को या एलर्जी, स्किन डिजीज जितनी भी हैं उनसे हमारा बचाव करती है। ओजोन का डिप्लेशन, ओजोन क्षरण का मेन कारण है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलेनिक गैसें। रेफ्रिजरेटर या शीतलक से निकलने वाली गैसें हैं, वो ओजोन डिप्लेशन में सहायक है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण को बचाने के लिए एक प्रयास है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और वहीं से डिसाइड हुआ है 16 सितंबर, जिसको ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए ओजोन परत की मोटाई है वो 3 mm है। 3 mm तक की लेयर है। अब ये कोई एक ऐसा हार्ड सरफेस नहीं है, गैस की ही एक लेयर है, ठीक है, जिसमें सांद्रण ज्यादा है। अब ओजोन छिद्र की हम बात करते हैं तो ओजोन छिद्र से तात्पर्य है कि किसी स्थान पर
CFCs का उत्सर्जन ज्यादा है तो वहीं पर वायुमंडल में उस गैस का क्षरण हो जाता है, क्योंकि CFCs है वो ओजोन गैस को खत्म कर देती है, तो वो एक लेयर है वो विरल हो जाती है, गैस का सांद्रण कम हो जाता है। नापने की इकाई डॉप्सन, वो पहले बता चुकी हूँ। तो ये अल्ट्रावायलेट रे जो आती है वायुमंडल से, सन से जो आती है, तो वायुमंडल में ही ओजोन लेयर इसे रोक लेती है, अर्थ पर आने नहीं देती है, तो इस काम आती है ओजोन। अगली लीजिए आर्गन। आर्गन 0.93% मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। इस गैस का मेन रोल है, निष्क्रिय गैस है जो अन्य तत्वों के साथ में आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। जैविक या पारिस्थितिकीय प्रभाव इसका न्यून है। यूज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पाया जाता है, वेल्डिंग में और सिल्डिंग गैस में। ठीक है, वेल्डिंग सिल्डिंग में ये गैस काम आती है। ऑर्गन खिड़कियों में इंसुलेटर और वैज्ञानिक उपकरण में आर्गन काम आती है। समझ में आया? ऑर्गन किस काम आती है? वेल्डिंग और सिल्डिंग में काम आती है, खिड़कियों में इंसुलेटर और वैज्ञानिक उपकरण में। ऑर्गन का स्तर वायुमंडल में स्थिर रहता है क्योंकि ये अपरिवर्तनीय गैस है, निष्क्रिय गैस है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, जीवाश्म ईंधन के दहन या वनों की कटाई से प्रभावित नहीं होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है। जो हल्की गैसें हैं वो ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं और जो हैवी गैसें हैं वो निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये तो ऑटोमेटिक हमारे समझ में आ गया। वायुमंडलीय संरचना, हाइड्रोजन सबसे हल्की है, दुर्लभ गैस है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में कम पाई जाती है, ये ऊपरी लेयर्स में पाई जाती है। गुण क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, बहुत तेजी से दहन होता है इनकी, इसकी प्रेजेंस में आणविक भार सबसे कम होता है 2.016 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन और ऊर्जा का संतुलन हम देखें। हाइड्रोजन गैस विकिरण के साथ प्रतिक्रिया करके, हाइड्रोजन के अणु है वो प्रक्रिया करके पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सीधा योगदान नहीं कर देते हैं, लेकिन ऊपरी वायुमंडल प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के पृथ्वी के विकास में भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन प्रमुख थी, समय के साथ गैस अंतरिक्ष में फैल गई। हाइड्रोजन अंतरिक्ष में ईंधन के रूप में यूज की जाती है क्योंकि हल्की है। ठीक है, इसलिए ईंधन के रूप में यूज की जाती है। और हरित हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा उत्पादन में हाइड्रोजन काम आती है। ये लीजिए, हो गया हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन वायुमंडल में 1100 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है। अब हाइड्रोजन के बाद 1500 से 1600 किलोमीटर तक हीलियम पाई जाती है, जो कि हाइड्रोजन से भी हल्की गैस है। मीथेन देखिए, ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा योगदान है। मवेशी पशुओं की जुगाली से, वेटलैंड से और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण होता है। हीलियम गैर ज्वलनशील और हल्की गैस है। हीलियम नहीं जलती है, हाइड्रोजन जलती है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्रायोजेनेसिस और गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी हल्की है। इसके प्राकृतिक भंडार सीमित है, जिससे इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। आगे, नियोन, क्रिप्टॉन और जियोन विशेष प्रकार की लाइटिंग, नियोन साइन, फोटोग्राफी, हेडलाइट्स में नियोन, क्रिप्टॉन और जियोन का यूज किया जाता है। ये गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, वायुमंडल में कम सांद्रता में पाई जाती है और जलवायु पर न्यूनतम प्रभाव इन गैसेस का पड़ता है। तो ये मेन हमने गैसेस को डिस्कस किया है।
देखिए हमने इन सभी गैसों के बारे में पढ़ा है। तो जब गैसों की मात्रा में कमी या अधिकता होती है तो वैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और फिर उसके कारण से जैसे ऑक्सीजन की अधिकता बढ़ी, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है वो जलने लग जाएगा। अगर नाइट्रोजन कम हुआ, ठीक है, तो उस कारण से जंतुओं के उत्तक तक जलकर नष्ट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी एक महत्ता है क्योंकि वो आग बुझाने में सहायक है, ठीक है, और पौधे इसे श्वसन की क्रिया में यूज करते हैं। अगर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बहुत ही बेकार गैस है, उसका यूज हमारे लिए है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी एक महत्ता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने के कारण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे पास आ रही है। वहीं पर ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। ओजोन की सांद्रता कम होने के कारण से अम्लीय वर्षा जो होती है, जितने भी अम्लीय गैसेस हैं वो अम्लीय वर्षा जो होती है उससे फिर हमारे जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, इसे झील कातिल वर्षा भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है, जिससे बाढ़ की समस्या है उसका सामना हमें करना पड़ता है। तो ये सभी इन गैसेस की मात्रा में कम या ज्यादा होने के कारण से ऐसा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स। तो निलंबित कणों की हम बात करें तो जो भी कण है वायुमंडल में एरोसोल्स के रूप में जो लटके हुए कण होते हैं, इन कणों की साइज के आधार पर निर्धारण किया गया है। निलंबित कण क्या होते हैं? निलंबित कण धूल के साथ, धुएं के साथ, नमक के साथ में तरल बूंदों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में जो ठोस के कण होते हैं उनके साथ में ही पानी के कण, या हम कहें कि जलवाष्प या नमी है, जल के कण है वो लटके रहते हैं। तो ये आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं। एरोसोल्स जो बाद में संघनन का रूप बनते हैं, जो हवा में निलंबित रहते हैं, ये कणों का आकार बहुत छोटा होता है, आमतौर पर माइक्रोमीटर्स में इसे मापा जाता है। और एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, धूल के कण, धुएं, ठीक है, कोहरा, एरोसोल्स जैसे कण शामिल होते हैं जो अपने आसपास नमी को धारण करे रखते हैं, जो संघनन को रूप देते हैं, ठीक है, जो संघनन को रूप देते हैं। साइज को हम देखें, इन पार्टिकल्स का साइज क्या है, तो कणों की आधार पर, कणों की मोटाई के आधार पर इन्हें पिकोमीटर, पीएम, पिकोमीटर, जिसमें फाइन बीच सैंड जिसका पीएम होता है 90 और 50 टू 70 पीएम होता है, वो ह्यूमन हेयर्स का होता है पीएम 10। पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बारीक कण होते हैं, जब पीएम 2.5 होता है तो शूट पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का साइज इस प्रकार से फाइन पार्टिकल्स होते हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और फिर बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ये निलंबित कण रहते हैं। निलंबित ठोस के कण, डस्ट जो होती है, डस्ट अबाउट 100 माइक्रोन्स इन डायामीटर, 100 माइक्रोन्स का होता है डस्ट का डायामीटर। एग्जाम्पल के लिए कॉल डस्ट होती है या सीमेंट का डस्ट होता है, उसका 100 माइक्रोन व्यास होता है। फ्यूमिस, ये धुएं, ये कहा फ्यूमस वॉल्केनिक इरेप्शंस में निकलता है या चट्टानों को तोड़ने से निकलता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जिसके लेस देन 1 माइक्रोन इन डायमीटर ये रहते हैं।
जिंक और शीशे के ऑक्साइड होते हैं कि ये पार्टिकल्स होते हैं। मिस्ट, कोहरा, कोहरे के जो कण होते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका डायामीटर लेस देन 2.1 माइक्रोन होता है। एग्जांपल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो, और कोहरा, इनके डायामीटर लेस देन 2.0 माइक्रोन होता है। स्मोक, धुआं, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं 0.05 टू 1.0 माइक्रोन डायामीटर होते हैं। इनकम्प्लीट कंबेक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, अधूरे जले हुए कण होते हैं। और एरोसोल्स का हम पीएम देखें तो लिक्विड एंड सॉलिड एरोसोल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली लेस देन 1.0 माइक्रोन तक का डायामीटर रखते हैं। ठीक है, ये कण होते हैं धूल, धुएं, कोहरा, कुहासा और एरोसोल्स। एरोसोल्स वायुमंडल में पाए जाने वाले कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। ठीक है, जो हवा में निलंबित रहते हैं, हवा में लटके रहते हैं, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, 0.01 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक बड़ा हो सकता है। ये एक परिवर्तनशील तत्व है क्योंकि जिस प्रकार से धूल धुएं के कण हैं वो कम या ज्यादा होते हैं, वैसे एरोसोल्स की मात्रा भी घटती बढ़ती है। समय, स्थान और हाइट के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन बदलती रहती है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा शोभ मंडल में इनकी सौर मंडल तक इनकी ऊंचाई सीमित है। एरोसोल्स के टाइप कौन कौन से हैं? तो देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन से निकला ज्वालामुखी धुआं, धूल, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न हुए कण होते हैं ये। समुद्री नमक होता है, समुद्र की सतह से वाष्पीकरण के दौरान जो नमक वायुमंडल में जाता है वो भी एरोसोल्स होता है। मिट्टी के फाइन पार्टिकल्स जाते हैं जो रेगिस्तान की धूल या भूमि के क्षरण के कारण से छोटे पार्टिकल्स हैं वो वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, जैसा हम आंधी के समय देखते हैं ना, आंधी में जो पार्टिकल्स आते हैं वायुमंडल में जो उड़ते हैं वो जैविक स्रोत होते हैं, परागकण, कवक और वनस्पति के उत्सर्जन से निकले हुए पार्टिकल्स होते हैं। अब ह्यूमन जेनेसिस या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कौन से होते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रियों और ऊर्जा संयंत्र से निकला होता है। जैव ईंधन, जैसे जिंक और लेड की हमने बात की, वो औद्योगिक उत्सर्जन से निकला होता है। जैविक ईंधन, आधे जले हुए जीवाश्म ईंधन और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। थर्मल पावर पॉइंट से निकला हुआ, थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ धुआं। खनन और निर्माण, धूल और अन्य ठोस के कण होते हैं इसमें। माइनिंग के टाइम चट्टानों को तोड़ने से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, जो डस्ट होती है। कृषि के समय, फसल की कटाई के समय और उर्वरकों का उपयोग करने से जो पार्टिकल्स निकल करके वायुमंडल में जाते हैं उन सभी से एरोसोल्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये कण होते हैं जो वेजिटेशन से भी निकल करके जाते हैं, ठीक है, खेतों से भी जाते हैं एग्रीकल्चर के टाइम, और थर्मल पावर स्टेशन से निकला, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला है जिससे डस्ट है, माइनिंग के टाइम निकला हुआ धुआं है, धूल है। ठीक है, ज्वास्म ईंधन जलने से जो धूल निकली है, धुआं निकला है, वो सभी एरोसोल्स होते हैं। अब देखिए एरोसोल्स न्यूक्लियस। एरोसोल्स न्यूक्लियस छोटे ठोस तरल कण होते हैं जो वायुमंडलीय कंडेंसेशन में मदद करते हैं, संघनन में मदद करते हैं। संघनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी वापस से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि इवापोरेशन में
हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होके वायुमंडल में जाती है, जिसमें जल वाष्प के रूप में बदलता है, जबकि कंडेंसेशन में वाष्प वापस से जल के रूप में बदलता है और जल की बूंदों के रूप में नीचे धरातल पर गिरता है, या तो वो कोहरा बनता है अगर नमी कम है, ठीक है, कोहरा है, कुहासा है। अगर पानी की मात्रा अधिक है, नमी की मात्रा अधिक है, तो फिर वो प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है। जब वायुमंडल में जलवाष्प ठंडा हो जाता है तो कंडेंसेशन के लिए तैयार हो जाता है और एरोसोल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एकत्रित हो जाता है। जैसे बादलों का फॉर्मेशन होता है ना, इसी प्रकार से होता है। बादल और वर्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर एरोसोल्स हैं, अगर गैसेस हैं, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, या इस प्रकार की गैसों का जो पुंज बन जाता है और उसमें जो नमी आ जाती है, उससे बादल बनते हैं और फिर कंडेंसेशन प्रारंभ होकर के वर्षा शुरू हो जाती है। एरोसोल्स न्यूक्लियस की उपस्थिति बादल गठन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये जलवायु और मौसम प्रणाली को प्रभावित करने में सहायक होते हैं। एरोसोल्स न्यूक्लियस के कारण बादलों का आकार और प्रकार बदल सकते हैं, वर्षा की मात्रा और स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। एरोसोल्स का फंडा आपको समझ में आ गया है कि एरोसोल्स की कमी या ज्यादा होने के कारण से संघनन पर प्रभाव पड़ता है और संघनन की प्रक्रिया है वो एरोसोल्स की उपस्थिति में ही हो पाती है। देखिए, एरोसोल्स ये पार्टिकल्स होते हैं और जब ये आपस में जुड़ते हैं, यहाँ से जो नमी की मात्रा धारण कर लेते हैं और फिर बादलों का फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं और फिर वापस से कंडेंसेशन प्रारंभ होकर के बारिश होती है। एरोसोल्स का क्लाइमेट चेंज पर क्या इफेक्ट है? तो एरोसोल्स न्यूक्लियस के माध्यम से सौर विकिरण का परावर्तन हो जाता है ना, वायुमंडल में वापस चले जाते हैं, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं ये एरोसोल्स। कौन से प्रकार का एरोसोल्स है? अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, तो सन से जो हीट जाती है, सन से जो हीट आती है उसको आने देते हैं, बल्कि धरातल से जो हीट वापस से वायुमंडल में जारी होती है उसे वो रोक लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका प्रभाव वैश्विक तापमान और मौसम पर भी पड़ सकता है, क्या पड़ता ही है। ओके, जलवाष्प, तो जलवाष्प भी एक गैस है। जलवाष्प एक अदृश्य गैस है जो दिखाई नहीं देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सहायक है, ठीक है, और इसमें जल है वो भाप के रूप में हमें दिखाई पड़ता है और इसमें ऑलरेडी हीट होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। जलवाष्प वायुमंडल में मौजूद अदृश्य गैस है, दिखाई नहीं देती है, पानी की तरह ही तरल है, वाष्पीकरण के द्वारा पैदा होती है, परिवर्तनशील गैस है, बदलती है। किसी स्थान से वाष्पीकरण अधिक हुआ है तो वहां जलवाष्प अधिक मिलेंगे। इसकी मात्रा स्थान, समय और ऊंचाई के साथ में बदलती रहती है। ट्रॉपिकल रीजन में वाष्प की मात्रा अधिक होती है क्योंकि इस पर धरातल में ज्यादा नमी रहती है, तो धरातल से ज्यादा नमी है तो वहां से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नमी ज्यादा वायुमंडल में जाती है। शुष्क और ठंडे क्षेत्र में कम जलवाष्प पाए जाते हैं क्योंकि वहां है ही नहीं वाटर, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ज्यादा मात्रा में जल नहीं जाता, जबकि तेजी से वहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है। ये प्रोसेस भी हम आराम से समझेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या जो वाष्पीकरण की प्रोसेस हम समझेंगे। वाष्पीकरण इवापोरेशन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करता है कौन? जलवाष्प। जल है वो भाप के रूप में वायुमंडल में जाता है, वो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प वापस से किस में बदल जाता है? जल में। किसके द्वारा? बारिश के द्वारा। वो संघनन की प्रोसेस है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो धरती पर होती है, धरातल पर। और वायुमंडल में अगर जलवाष्प है तो वो संघनन कराएंगे। संघनन की प्रक्रिया है वो वायुमंडल में होती है। समझ पाए हैं? जलवाष्प वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया के द्वारा पानी के तरल रूप में परिवर्तन होता है, पानी का तरल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बादल निर्मित होते हैं और वर्षा होती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वायु में सबसे ज्यादा जलवाष्प होते हैं, ठीक है। इसका 90% भाग 5 किलोमीटर तक ही होता है। जलवाष्प
अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 5 किलोमीटर तक ही वाटर वेपर पाए जाते हैं। ये बात तो हमारी अपने आप ही प्रूव हो रही है, क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जितने भी कंडेंसेशन के प्रोसेस है, इवापोरेशन की प्रोसेस की सीमितता है, ठीक है, जलवाष्प की अधिकता है, या वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं हैं वो लगभग 5 किलोमीटर तक कवर होती है। एटमॉस्फेयर का हिस्सा यहाँ तक कवर हो जाता है। तो ये लीजिए, वाटर वेपर वाष्पीकरण के प्रोसेस के द्वारा बने, फिर बादल बने, बादल से फिर संघनन हुआ और रेन प्रारंभ हुई, और रेन से फिर रिवर में वाटर आया, और रिवर से फिर वापस से इवोपरेशन हुआ। इस प्रकार से वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इवोपरेशन की प्रोसेस है। अब आप सर्दी के समय भी देख पाते हैं कि मॉर्निंग में जब आप देखते हैं कि कोहरा भी हो, चाहे या हम देखते हैं धरातल हमारा इतना नमी वाला है, वहां पर ओस की जो बूंदे होती हैं, धुंध की, कोहरे की, कुहासे का प्रतिरूप जो हमें दिखता है धरातल पर, वो संघनन का ही रूप होता है। और जब उस पे सनलाइट गिरती है मॉर्निंग वाली, तो उस समय वो जल है जिसको हम देख रहे होते हैं। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि वो जो भी हल्की फुल्की जो जल की बूंदे होती हैं धरातल पर, जैसे ही सन की लाइट आती है तो वहां से थोड़ा थोड़ा भाप निकल करके ऊपर जा रही होती है। ठीक है, ऐसा सा ही दिखता है कुछ। ठीक है, और वैसे आप सिंपली पानी में देख सकते हैं, तो पानी में इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है वायुमंडल में जल जाता है, उसे वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। या फिर हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, और हम उसे गैस पर पानी को रखते हैं, और पानी जैसे जैसे गर्म होता है भाप बन करके ऊपर उड़ रहा होता है। जितना पानी ज्यादा गर्म होगा उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण अधिक होता है। कहने का तात्पर्य है, जितना तापमान आप अधिक देंगे उतना ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल ज्यादा वायुमंडल में जाएगा, और इसे ही वायुमंडल में जाने पर क्या कहेंगे, जलवाष्प कहेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया है जलवाष्प का। अब बात आती है कि जलवाष्प किस कारण से हमें काम आता है, क्या महत्ता है जलवाष्प की, किसी काम आता भी है जलवाष्प, या बेकार वाली चीज है। क्योंकि हमने कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है जलवाष्प। तो पहला देखो, जलवाष्प ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, यही बात है। जलवाष्प एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। याद कर लो, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, वायुमंडलीय तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला देखो, पहला काम कर चुके हैं। अगला देखिए, सौर विकिरण को, तो जो सन से हमारे पास लाइट आती है उसके लिए पारदर्शी है, आने देती है। सन की लाइट हमारे पास में आ रही है, उसको नहीं रोक रहे हैं। सूर्य की ऊर्जाओं को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने देती है, ये काम तो कर रही है ना जलवाष्प, ट्रांसपेरेंसी रखती है। अगला देखिए, लॉन्ग वेव्स का जो रेडिएशन है, जलवाष्प पार्थिव दीर्घ, जो लॉन्ग वेव्स अर्थ के गर्म होने के बाद वायुमंडल में वापस से हीट छोड़ी जाती है, उसके लिए अपारदर्शी है, जाने नहीं देती है, वहीं पर रोक लेती है। तो जो आने वाला इंसुलेशन है उसके लिए तो पारदर्शी है, ठीक है, लेकिन जो अर्थ से गर्म होने के बाद में जो लॉन्ग वेव्स आती हैं उनके लिए अपारदर्शी है। इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। तो अंतरिक्ष में जाने से रोकती है इनको, ग्रीन हाउस प्रभाव। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों की तरह व्यवहार करता है, पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी को वायुमंडल में ही संचित रखता है, जिससे कि वायुमंडल को गर्म रखता है, और इसे वायुमंडल का कंबल भी कहते हैं। नमी और तापांतर, अब देखो, किसी स्थान पर जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति आती है, या धुंध कोहरा गिरने की जो स्थिति आती है, वो सारा फॉर्मेशन है वो जलवाष्प के द्वारा होता है। जलवाष्प उन क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापांतर का निर्धारण करती है। कौन से क्षेत्रों में, जहां अत्यधिक नमी होती है। अब जिन स्थानों में नमी है उन क्षेत्रों में दैनिक और वार्षिक तापांतर बनाती है। कैसे, इन क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि किसी स्थान पर अगर वायुमंडल में वाटर वेपर नहीं है, तो वहां सन से जो लाइट आई हमारे पास दिन के समय वो पूरी आ गई, ठीक है, लेकिन शाम के समय जो तापमान का ह्रास होना है, या तापमान
जो पृथ्वी वापस से वायुमंडल में लौटाती है वो वापस से सीधा चला जाए, तो रातें उतनी ही ज्यादा ठंडी होंगी और दिन उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो तापमान के बीच में जो अंतर है, दैनिक दिन का और रात के तापमान में अंतर अधिक पाया जाता है। ठीक है, और वो अंतर कहाँ होता है? डेजर्ट वाले इलाके में, जहां ज्यादा अधिक दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं, तो तापांतर अधिक पाए जाते हैं। जबकि जलवाष्प वाली स्थिति में अगर वायुमंडल में जलवाष्प है तो आने वाला सूर्य का प्रकाश आने देते हैं जलवाष्प, और वापस जब वो विकिरण जाते हैं लॉन्ग वेव्स के रूप में, तो उसे जाने से रोकते हैं जलवाष्प, जिस कारण से वायुमंडल को, रात्रि का जो वायुमंडल है उसको गर्म रखते हैं। तो दोनों दिन और रात के समय में तापमान का अंतर कम पाया जाता है, दैनिक और वार्षिक। ये कहने का तात्पर्य था। वायुमंडलीय वितरण, जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी की सतह के पास पाई जाती है। यस, क्योंकि वाटर बॉडीज के आसपास ही पाया जाएगा, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है, क्योंकि भाई ज्यादा हाइट पर अगर हम चले जाते हैं ये, या जलवाष्प को ढूंढने चले, तो जलवाष्प नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस के साथ में लगता हुआ जो वाटर बॉडी है उससे इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के प्रोसेस से ही वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति होती है। जैसे जैसे हम ज्यादा ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाएगी। संघनन और बादल का निर्माण करने में जलवाष्प सहायक है। जलवाष्प के संघनन से बादल निर्माण होता है और वायुमंडलीय घटनाएं संभव होती हैं। कौन सी? धुंध, कोहरा, कुहासा, बादल बनना और वर्षा होना जलवाष्प के कारण से ही पॉसिबल है। तो जलवाष्प का महत्व आप समझ गए होंगे। ये हमारी आज की क्लास थी, जो वायुमंडल के संगठन के बारे में बताती है कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है, संगठन किन किन वस्तुओं से मिलकर के बना है, कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन से यहाँ पर तत्व हैं, जिनको सम्मिलित रूप से हम मिलाकर के देखें तो वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो वहीं पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वाले क्लास की हम बात करें, वहां एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल की संरचना। अब ये ही जो तत्व हमने बताए कि गैसेस 90 किलोमीटर की हाइट पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 120 पर ऑक्सीजन पाई जाती है, 100 पर नाइट्रोजन पाई जाती है, हीलियम है वो 1100 की हाइट पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कोई भी वस्तु है या कोई भी हमारा जो एटमॉस्फेयर का एलिमेंट है वो कहाँ पर पाया जाता है और कौन से एक्शंस वहां पर होते हैं, एक वायुमंडल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कौन कौन सी लेयर्स बनी है, उन लेयर्स की ही हमारी नेक्स्ट की क्लास है। तो पहली लेयर जो वायुमंडल की निचली लेयर है ट्रोपोस्फियर है, सेकंड इससे अपर लेयर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर है जिसको ट्रोपोपाज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में स्ट्रेटोपाज है, और मेसोस्पाज थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजिशन जोन है, 1.5 किलोमीटर का एरिया है जो लगभग दोनों ही लेयर्स की विशेषता रखता है। तो अब हम हाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से लेयर की हाइट कितनी है, धरातल से लेकर के वायुमंडल की और ऊपरी लेयर्स के तक पहुंचने में कौन कौन सी लेयर्स हैं जो जिनकी ऊंचाई के क्रम में हम व्याख्या करेंगे। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में हमारी नेक्स्ट की क्लास रहेगी। इसी के साथ फिलहाल ये है आज की क्लास का एंड। तो अपने इसी चैप्टर को रिवाइज करें। ठीक है, बार बार इसको आप देखें जब तक आपको समझ में नहीं आता है। तो कंप्लीटली इन गैसेस की विशेषता, इनकी हाइट और कहाँ पाई जाती है, क्या इनके काम है, इस बारे में जान लेना है। तो
इसी के साथ ये है क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.